चलो बेटा पढ़ना शुरू करें। हरियाणा जीके का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर बार एग्ज़ाम में जिसमें से क्वेश्चन आया ही आया है और उम्मीद है आगे भी जितने एग्ज़ाम्स होंगे हरियाणा के उनमें ये टॉपिक कवर करेंगे। कल मैंने बेसिक सी एक कॉन्सेप्ट के बारे में बातचीत की थी। हरियाणा में वन और वृक्ष लगातार बढ़े हैं या घटे हैं? वन बढ़ रहे हैं लेकिन वृक्ष घटे हैं। कितने साल में रिपोर्ट आती है? 2 साल। 17 के बाद 19 में आई, 19 के बाद 21। कायदे से 23 की रिपोर्ट आनी थी लेकिन अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए अब हम जो आंकड़े पढ़ेंगे वो सबसे करंट में जो अवेलेबल है उसके पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, कितने ज़िलों में अपने में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? हाँ, हरियाणा की जब बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं 3 चीज़ों की। एक नेशनल पार्क, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक होते हैं हमारे रिजर्व, ठीक है, रिजर्व एरिया। अब हमारे हरियाणा में कोई बहुत बड़ी ज़मीन जंगल तो है नहीं, तो इसलिए नेशनल पार्क के नाम पे हम बस 2 का नाम लेंगे। एक नेशनल पार्क सुल्तानपुर का, जो इतना छोटा है कि पहले वो पक्षी विहार था। अब बोलना कम है, सुनना ज़्यादा। इतना छोटा है कि पहले पक्षी विहार था। 1971 में एक आदमी था जिसका नाम था सलीम अली। सलीम अली को ना मुस्लिम है, अली से नाम, तो बहुत बचपन से इंटरेस्ट सब पक्षियों को देखने में। उनके मामा नाना के घर जब जाते तो सब भाई बहन तो बैठ के बातें करते, वो अपने वहाँ भी जाके पक्षियों को देखते रहते कि यहाँ कैसे अलग पक्षी हैं, मेरी दादी के घर कैसे अलग है, मेरे घर कैसे अलग हैं। तो इंटरेस्ट बढ़ते 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 जब जवान हुए तो पढ़ाई कर ली पक्षियों के ऊपर, और जो पक्षियों की पढ़ाई करते हैं उसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो ये जो बने वो बने ऑर्निथोलॉजिस्ट, क्योंकि उन्होंने ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का विज्ञान पढ़ा और फिर फेमस हो गए। उस ज़माने में इतना अलग हटके कौन ही सोचता था। इतने प्रसिद्ध हुए कि देश की पीएम इंदिरा गांधी भी इनको बाय नेम जानती थी। बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। तो इन्होंने 1971 में, जैसे बहुत सारा देश में काम चल ही रहा था, इन्हीं के नाम पर हमारे हरियाणा में सुल्तानपुर एक गांव पड़ता है, गुड़गांव में, उसके पास एक छोटी सी झील थी और उसके आसपास बहुत ज़्यादा कीकर के पेड़ थे। तो आप सब जानते हो हमारे गांव में कीकर तो नॉर्मल बिना किसी केयर के भी बढ़ जाती है ना। बबूल कीकर कोई कहते हैं, कहते नहीं, बोया पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से होए, ऐसे कहावत है। आम कहाँ से फल कहाँ से। तो बबूल को बहुत ज़्यादा केयर नहीं चाहिए, कीकर तो अपने आप उग जाती है, इसको ना पानी की ज़रूरत, ना केयर की ज़रूरत, ना कोई बीज डालना पड़ता, अपने आप। तो यहाँ इस इलाके में बहुत बढ़िया कोई ज़मीन नहीं थी, वेटलैंड था। वेटलैंड का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जिसमें से अपने आप पानी बाहर आता रहता है। आप ना इसमें घर बना सकते, ना बिल्डिंग बना सकते, ना कोई आप यहाँ पे कोई खेती कर सकते, क्योंकि फसल का पानी सूखना भी तो चाहिए ना। अब जैसे धान है, पूरे साल हम देखते हैं धान जब भी जुलाई में लगता है बहुत पानी चाहिए, लेकिन जब कटता है धान तब तो सूखा चाहिए, पानी में थोड़ी ना धान पक जाएगा। इसका मतलब ऐसी कोई फसल नहीं है कि जिसमें लगातार खड़ा पानी चल जाए। तो ना तो इन खेतों में, इस एरिया में कुछ खेती कर सकते, ना यहाँ हम बिल्डिंग बना सकते। तो ये वेस्ट है एक तरह से, वेटलैंड। लेकिन ये धरती पर है, बहुत सारी है, और ये इकोलॉजी को बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, ये मान लो। तो ये कहा भाई क्या करें यहाँ, तो इसको पक्षी बहुत ज़्यादा आते थे यहाँ, इस मौसम में आने स्टार्ट होते हैं। अब नवंबर आ गया ना, जा रहा है, ये लगा लो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीने बहुत ज़्यादा पक्षी आप देख सकते हो। एक तो चंडीगढ़ की लेक में सुकना झील जिसे कहते हैं, और एक हमारे हरियाणा की सुल्तानपुर में। यहाँ सारे जितने पक्षी अलग अलग आएंगे ना, इनमें सबसे फेमस है साइबेरिया की सारस, साइबेरियन क्रेन कह देते हैं। बहुत लंबी लंबे से पैर होते हैं उस पक्षी के, भारी भरकम सा होता है। वहाँ साइबेरिया, रशिया का ऊपरी हिस्सा, बहुत ठंड पड़ती है इस मौसम में, वहाँ असहनीय ठंड पड़ने लगती है। तो पक्षी भी कितना समझदार है, वहाँ से पूरे के पूरे झुंड में उड़ना शुरू हो जाते हैं, कई हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके अब यहाँ वो आ चुके। और आपको पता होगा जब पक्षी उड़ते हैं, हाँ, तो वी शेप में उड़ते हैं ना, एक आगे लीड करता है, बाकी सब उसके पीछे चलते हैं। तो ये इतनी दूर माइग्रेटरी बर्ड्स में आता है साइबेरियन क्रेन का नाम। ये हमारे नेशनल पार्क में आती है। नेशनल पार्क बाद में बना, पहले पक्षी विहार था। 1971 में पक्षी विहार बना और 20 साल बाद नेशनल पार्क बन गया।
अगर पेपर में 1991 ना मिले तो 1989 भी मिल सकता है, विकिपीडिया पे चेक करना, दोनों हैं। HSSC ने अपने पेपरों में हर बार माना है 1991 को, तो हम दोनों को मान लेंगे, 89 भी ठीक है, 91 दोनों आ गए तो 91 टिक करना, पहली प्रायोरिटी 1991 को देना, ना मिले तो 1989। अब मान लो आए ही ना, 87, 86, 85, 89 आ गया, फिर क्या टिक करोगे? 89। लेकिन अगर 91 के आसपास सारे हैं तो फिर 91 पे पहुंच जाना, 91 अगर दिया है तो। ये बात क्लियर हो गई? इसमें कुछ ज़्यादा एरिया नहीं, गुड़गांव की इतनी महंगी ज़मीन है तो बहुत बड़ा एरिया तो होगा नहीं, तो ये मान लो जितना वेस्ट एरिया था ना, बस उसके आसपास के एरिया को वाइल्ड लाइफ से पहले पक्षी विहार बनाया, फिर नेशनल पार्क बना दिया। दूसरा नेशनल पार्क हमारा अभी बना था जब तुम लोग या तो बहुत छोटे थे, 1-2 साल के, तब बना था। इसके बाद तुम जवान हो गए, तुमने कोई नेशनल पार्क बनता नहीं सुना। ये दूसरा और हरियाणा का लास्ट नेशनल पार्क था कलेसर, यमुनानगर के पास बहुत सारे जंगल हैं, उन जंगलों को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, एक को कह दिया नेशनल पार्क, एक को कह दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों एक ही हैं, जगह भी एक ही है, ज़िला भी एक ही है। यमुनानगर में सड़क के किनारे जब आप जाओगे हिमाचल यूके उत्तराखंड की तरफ, तो आप देखोगे यहाँ पर पूरा सड़क के किनारे पूरे का पूरा एरिया लश ग्रीन फॉरेस्ट है, ऐसे पूरा कवर्ड है। आपको फील भी नहीं होगा कि आप हरियाणा में हैं, ऐसा लगता है किसी हिल स्टेशन पर हैं, इतना सुंदर पूरा भरा हुआ है हरियाले पेड़ों से। यहीं पर इसी में से एक एरिया को कह देते हैं ये नेशनल पार्क है, और एक एरिया का नाम रख दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये नेशनल पार्क हमारा, अगर इसको मान लें, ये मान लें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये नेशनल पार्क उस जो अपना गुड़गांव वाला है ना छोटा, उससे तो बड़ा है काफ़ी, क्योंकि एरिया भी तो बड़ा है ना भाई, गुड़गांव का टोटल एरिया भी तो कम है। तो ये नेशनल पार्क हरियाणा के बड़े नेशनल पार्क में काउंट होता है। यहाँ पे एक खास बात यह है, सबसे ज़्यादा यहाँ पेड़ मिलता है साल, तो साल के वृक्ष की बहुलता है, अधिकता है। यहाँ कहते हैं अंदर एक पेड़ है सिंदूर का भी, सिंदूर जो वो लाल सा, बहुत लोग देखा होगा ना आप लोगों ने, माता के दरबार इन सब में मिलता रहता है, उसमें जो चढ़ावा लेके जाते हैं तो उसमें सिंदूर, ये सिंदूर पेड़ से, पेड़ के किसी पार्ट को पीस के बनता है। तो हमारे हरियाणा में सिंदूर का पेड़ एकमात्र कहाँ मिलता है? कलेसर। यमुना पे कलेश होता है तो इसका नाम क्या है? कलेसर। कलेसर नेशनल पार्क बाद में बना, तो 2 ही नेशनल पार्क हैं, पहले एक पक्षियों का था, फिर बन गया वो नेशनल पार्क, और एक अपना कलेसर में। तो उसको देखें तो 1991, इसको देखें 2003, यानी बाद में कौन सा बना? कलेसर। बड़ा है कलेसर यमुनानगर वाला, छोटा है और पुराना है सुल्तानपुर। वहाँ कौन से पक्षी वहाँ ज़्यादा आते हैं? अभी हमारे लिए प्राउड की बात यह है कि 2021 में इस सुल्तानपुर वाले को नेशनल पार्क कह लो, इसको वेटलैंड कह लो, इसको रामसर साइट्स में शामिल कर लिया। हरियाणा की 2 साइट को इंटरनेशनल लेवल पर रामसर साइट में शामिल किया गया। मैंने कल भी बताया था, भिंडावास सुंदर झील और पक्षियों के लिए, और एक सुल्तानपुर, झील सुंदर नहीं है लेकिन पक्षी यहाँ भी बहुत हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये हो गए नेशनल पार्क। कल मैंने आपको 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाई थी, कितने जिलों में थी? 6। ऊपर से स्टार्ट कर दो। पंचकुला में 2, एक खोल ही रहतान वीर शिकारगढ़, यमुनानगर में एक कलेसर, कुरुक्षेत्र में एक छिलछिला, सिरसा में एक अबूब शहर, रेवाड़ी में नाहर, और झज्जर में 2 खापड़वास और भिंडावास। अगर ज़िले कहें तो 6 और वाइल्ड लाइफ कहें तो 8। अब बात करें रिजर्व्स की, कंजर्वेटिव एरियाज़ हैं ये, तो 2 एरिया, एक कैथल में पड़ता है और एक जींद में। क्या कैथल और जींद आसपास हैं? बिल्कुल। कुरुक्षेत्र के 2 पैर बताए थे ना हमने, कैथल और करनाल, और फिर उनसे टच था जींद, यानी एक कैथल एक जींद में। एक का नाम है बीरबारा जो जींद में है, और कैथल वाले का नाम है सरस्वती या सोनसर जंगल। हरियाणा में बहुत ज़्यादा जंगल तो है नहीं, लेकिन फिर भी हरियाणा में कोई तुमसे पूछे कि बड़े जंगल, तो तुम कहोगे 3 जंगल हरियाणा में बड़े कहलाते हैं। सबसे पहला हमारा बड़ा जंगल कौन कहलाता है? कलेसर। कलेसर में ढेर, अभी मैंने बनाया ना 2 तरफ इसके पेड़ ही पेड़। दूसरा था मोरनी हिल्स जिसे आप कहते हैं पंचकुला, और तीसरा ये सोनसर। सोनसर का ही नाम क्या है? सरस्वती। और ये कहाँ पड़ेगा? कैथल। मोरनी हिल्स पंचकुला, कलेसर यमुनानगर। तो ये हरियाणा के टॉप सबसे ज़्यादा बड़े फॉरेस्ट कवर एरिया हैं। हरियाणा में कोई बहुत ज़्यादा जंगल नहीं है, कभी हमने बहुत ज़्यादा शेर, हाथी, इस तरह की चीज़ें नहीं सुनी। फिर भी हम लोगों ने हाथी के लिए 5 एकड़
4.9 एकड़ या 5 किले बोल दो, 5 किले ज़मीन हमने एक तरह से छोड़ रखी है खाली। यमुनानगर में एक गांव पड़ता है बनसंतौर, बनसंतौर, यहाँ की ज़मीन हमने खाली छोड़ रखी है 5 एकड़। हाथी पुनर्स्थापना और इस तरह का केंद्र बना रखा है। ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि हमारे यमुनानगर के इस कलेसर से 2, एक यूके का और एक एचपी का नेशनल पार्क अटैच्ड हैं। हमारा एक जो ये है ना कलेसर, इससे सिंभलवाड़ा ये हिमाचल प्रदेश का और राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड का, 2 बड़े हैं ये, एक संभलगढ़ हो गया, सिंभलगढ़ लिखते हैं, और एक राजाजी। इन दोनों की बाउंड्री टच है हमारे वाले से। हाथी को नहीं पता कि अब मैं हरियाणा में जा रहा हूँ या गूगल मैप में ये हरियाणा दिखता है, वो तो घूमता घूमता कहीं भी जाएगा। मान लो कभी कोई हाथी चोटिल हो जाए, जख्मी हो जाए, हमारे यहाँ आ गया, तो हमने अपने यमुनानगर का 5 एकड़ का एरिया कि कभी ऐसा गलती से कोई हाथी वाथी आ गया तो उसकी पुनर्स्थापना के लिए केंद्र है। हमारे यहाँ टिकेगा नहीं हाथी, क्योंकि वैसे जंगल जैसे उसको चाहिए वो नहीं है, और हाथी आप जानते हैं झुंड में रहने वाला जानवर है। 5 एकड़ में हाथी का झुंड कैसे रहेगा? तो हमने तो बस एक सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर ले रखा है कि गलती से कभी घूमते घुमाते सिंभलगढ़ से या राजाजी से आ गए तो हमने पुनर्स्थापना कि यहाँ 2-4 आदमी उसकी केयर कर लेंगे, फिर वापस वहीं पहुंचा देंगे। हमने कोई बहुत बड़ा अरेंजमेंट हाथियों के लिए नहीं कर रखा। पर क्योंकि यमुनानगर में गन्ना सबसे ज्यादा है और आप जानते हैं गन्ना फेवरेट फूड होता है हाथी का, तो हो सकता है हाथी कभी घूमते घूमते अपने दल से बिछड़ जाए और हमारी तरफ चला है, तो हमने उसकी सेफ्टी के लिए कितने एकड़ जमीन? 5 एकड़। ये सिर्फ एक जगह कर रखी है, बनसंतौर, जिला यमुनानगर में। कल ये बातें हमने थोड़ी सी कर ली थी। हमारे यहाँ जू बहुत ज्यादा तो हो नहीं सकते, जंगल ही नहीं है, 3 है, BRP, भिवानी, रोहतक, पीपली। पीपली मतलब कुरुक्षेत्र। इनमें बड़ा सिर्फ रोहतक का है, और ये भी क्या बड़ा है, 44 एकड़ का। 44 एकड़ में जानवर इतने कितने घूमे? जानवर को तो जंगल चाहिए ना बड़ा। उस हिसाब से देखें तो हमारे पास ज़्यादा कुछ ना तो नेचुरल है ना ही हमने बना रखा। इन सीटू पढ़ा था ना हमने नेचुरल, जिसमें जंगल थे, और एक्स सीटू जो हमने डेवलप किया। तो डेवलपमेंट के नाम पे हमने ये 3 जू बना रखे हैं, जिनमें सबसे बड़े को हम कह रहे हैं बहुत बड़ा है, 44 एकड़ का। इससे दिल्ली को कंपेयर करो तो उसका 1/10 हिस्सा भी नहीं होगा ये। उस हिसाब से हमने ज़्यादा काम नहीं कर रखा। हरियाणा में ज़्यादा जानवर है नहीं, लेकिन फिर भी हमने हिरन के लिए भी पार्क बना रखा है, डियर पार्क 2 बना रखे हैं। इसके नाम में ही छिपे हैं, एक हिसार में और एक रोहतक में। रोहतक के महम में, जहाँ का 24 चबूतरा फेमस है, तो हरियाणा में 2 डियर पार्क है, लेकिन मेन डियर पार्क हमारा हिसार में है। हिसार, हरियाणा ने अलग होते ही डियर पार्क अपना अलग कर लिया था। 1970 में हमने हरियाणा का बड़ा डियर पार्क या बड़ा क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, हिरण उद्यान बना लिया था। रोहतक के महम में है, छोटा है, उसकी इंपॉर्टेंस भी कम है। मेन अगर कहेंगे तो क्या टिकर क्या हो गया, हिसार। 2 हमारे पर्यावरण के अदालतें हैं, न्यायालय हैं, एक जहां आबादी ज्यादा और एक जहां कलेश हुआ था, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। थोड़ा थोड़ा इनको पढ़ लेते हैं किताब से, फिर ये हमारा तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। इसको अब मैं फिर अगले साल 25 के एंड में कराऊंगी, तो ये अब जितने भी एग्जाम होंगे ना उसमें यही काम आएगा। देखो जरा पेज नंबर नेशनल पार्क का 101 पर है, 101 पर हरियाणा में वन और वन्य जीव। कल मैंने प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया था, क्या था उसमें, पलामू। कहाँ है पलामू? झारखंड। तब कहाँ था? बिहार। वहां से लॉन्च किया था। 2 आदमियों के नाम बताना, एक टाइगर गुरु था, टाइगर गुरु फतेह सिंह राठौड़, और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला। ये बहुत बार आते हैं। चलो हरियाणा में वन और वन्य जीव पर आ जाओ। यहीं ऊपर लिख लो इस टॉपिक में, जहां ऊपर जगह है ना पेज नंबर वगैरह, लिखो प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973। लिख लो फटाफट से, प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973। ये जीके में कहीं भी मिल जाएगा, एसएससी में, एचएसएससी में, कहीं किसी भी एग्जाम में, टीचिंग में भी। 1 अप्रैल 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। यहीं लिखो फर्स्ट डायरेक्टर, इसके हेड कौन थे, पहले महानिदेशक, फर्स्ट डायरेक्टर कौन थे? कैलाश संखाला। लिख लो उस आदमी का नाम, कैलाश संखाला, कैलाश संखाला। मैंने सामने भी लिख दिया, यहीं ब्रैकेट में कर लेना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला। ये इसके हेड थे, किस प्रोजेक्ट के?
प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट 1973। पीएम कौन रही होंगी? इंदिरा गांधी। 70s में बहुत काम किया हमने, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक्ट भी बनाए। इसी में लिखो फतेह सिंह राठौड़, टाइगर गुरु फतेह सिंह, ये आईएफएस अधिकारी थे, फतेह सिंह राठौड़, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में बड़े अफसर थे ये, उस जमाने के यूपीएससी क्रैक करके गए हुए आदमी, फतेह सिंह राठौड़। इसके सामने लिखना टाइगर गुरु, तो दो हो गए, एक टाइगर मैन ऑफ इंडिया और एक टाइगर गुरु, दोनों इंपॉर्टेंट आदमी हैं। यहीं लिख लो प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। अब आ जाओ अपने टॉपिक पर, हरियाणा में वन और वन्य जीव। क्या मैंने तुम्हें 3 जिले बताए थे जहां जंगल ज्यादा मिले हैं? बताओ सबसे ज्यादा। उसकी तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता। अगर ज्यादा की बात करें तो नंबर 1 पे कौन है? पंचकुला। ये बहुत लंबे समय तक रहेगा भी नंबर 1, क्योंकि इसके कितने % पर? 43। इसके बाद 10.9, 10.6, 9 पॉइंट वाले है ना, तो इसका मतलब बहुत लंबा गैप है। 10 वाला कूद के एकदम 43 थोड़ी ना बन जाएगा। अभी अगले कम से कम 10, 15, 20 साल तक नंबर 1 कौन रहने वाला है? और आगे भी यही रहेगा, क्योंकि इसकी आबादी थोड़ी है, जंगल ज्यादा। क्या बहुत ज्यादा जहां आबादी है वहां जंगल ज्यादा हो सकते हैं? नहीं। तो फिर इसलिए इसका नंबर 1 ही रहना है, बहुत लंबे समय से है। सेकंड कौन था? यमुनानगर, 10 पॉइंट कितने पर था ये? 9 के आसपास। थर्ड पे कौन था? फरीदाबाद, कितने पर था ये? 10.6 पर। उसके बाद था गुरुग्राम 9 पॉइंट पर, 9% के आसपास ना। ये लिखना नहीं है तो लिखा हुआ रिपोर्ट में, सिर्फ समझाने के लिए। बताओ कम में हमने क्या पढ़ा था? सबसे कम है पलवल में, फिर है पानीपत में, फिर है फतेहाबाद में। हमने प फ याद किया, लेकिन प्रतिशत में थोड़ा पलट देना। प्रतिशत सबसे कम फतेहाबाद, फिर जींद और फिर पलवल। अगर हम प्रतिशत करें 0.73, 0.13 और 1%। इसको आज रिपोर्ट को किताब से भी पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले तुम किताब में रिपोर्ट ही पढ़ लो, फिर पढ़ाती हूँ। पेज 104 पर देखो, उससे बहुत सारी चीज़ें, फिर आंकड़े पढ़ना आसान लगता है जब रिपोर्ट समझ में आती है। क्या बेटा? हाँ, ये 2-3 बस, ज़्यादा नहीं। देखो इसमें रिपोर्ट में लिखे हैं सब ये। पेज 103 पर है, बल्कि नीचे देखो 103 पे, लेकिन हमारे काम का नहीं है, दिया तो है, हमारे काम का नहीं है। हरियाणा वन रिपोर्ट 2021, हम 21 की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। अब आ जाओ 104 पर। तो बेटा अब तुम्हारी किताब पुरानी होगी ना, अब अगले साल जो किताब आएगी उसमें अगली रिपोर्ट आएगी। हर साल जब बदलेगी किताब, कोई बात नहीं। जिसकी पुरानी है उसको ज़्यादा चिंता नहीं करनी, बस 2-3 आंकड़े बदल लेना। 2 आंकड़े तो सेम है, फर्स्ट सेकंड तो हमेशा सेम है, थर्ड में बदलाव आया। जो नई किताब है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आंकड़े बेटा नए आएंगे, जब भी पेपर होगा तो उस टाइम के करंट के आएंगे। इसमें देखो, शांति से सुनना वरना समझ नहीं आएगा टेबल। तुम्हें इस टेबल में सबसे पहले लास्ट लाइन देखनी है, बिल्कुल लास्ट लाइन। उस लास्ट लाइन में सबसे पहले ऊपर फरीदाबाद को सर्कल लगा लो, 10.6 फरीदाबाद को 10.6। उसके बाद इसमें सर्कल लगाओ, 15वें नंबर पर आ जाओ। देखो रैंकिंग लिखी है 15वीं, पंचकुला 43%, 15वें नंबर पर पंचकुला मिला। ठीक है, पंचकुला टिक कर लो, 43%। सर्कल लगा लेना जितना बोल रही हूँ। ऊपर 10 पे सर्कल लगाया यहाँ। अब बिल्कुल नीचे आ जाओ, यमुनानगर है लास्ट में, 10.9 सर्कल लगा लो। तुमने 3 सर्कल लगा लिए, 43%, 10.9 और ऊपर 10.6। कौन था ये 10.6 वाला? फरीदाबाद। अब इसमें गुड़गांव को ढूंढना, उस पर भी सर्कल लगाना, गुड़गांव। 5वां नंबर देखो, 9 पॉइंट। पहले बेटा एक टाइम पे ये तीसरा था, लेकिन अब ये क्या है? चौथा। किसने इसको रिप्लेस कर दिया? फरीदाबाद। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकता है जिला, भाई कोई कार्यक्रम चलाया, 1000 पेड़ लगा दिए, किसी ने फिर 2000, बढ़ गया नंबर, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता। फर्स्ट सेकंड दोनों बराबर, लेकिन अब देखो थर्ड और सेकंड में चेंज कितना कम है, एक 10.9 और एक 10.6, यानी थर्ड वाला अब सेकंड भी आ सकता है। कौन है थर्ड पर? धीरे धीरे ग्रोथ कौन कर रहा है? फरीदाबाद। क्या ये चारों समझ में आ गए? फर्स्ट कितना प्रतिशत? 43, 10.9, 10.6 और 9। पहला पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव। अब इसमें कम देखेंगे, ऊपर से दूसरा करो, फतेहाबाद।
सर्कल लगाओ 0.73, ये सबसे कम में फर्स्ट है 0.73। इसके बाद 8वें नंबर पर जींद देखो 0.83, जींद मिल गया, जींद 0.8वें नंबर पर है। इसके बाद बिल्कुल इसमें पलवल देखो 14वें नंबर पर है, पलवल 1%, 14th पर है 1%। अब ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लिख लो इनके आगे, 0.73 फर्स्ट, 0.83 जींद सेकंड और 1% पलवल थर्ड। प्रतिशत में पलवल थर्ड है और टोटल एरिया में पलवल फर्स्ट, क्योंकि इसके पास सबसे कम जंगल हैं, सबसे कम। इसमें 6 टिक मार्क करने थे, बल्कि हमने 7 कर लिए। 7 समझ में आए? टॉप के 3 बोलना, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव। कितना कितना? 43, 10.9, 10.6, 9%। कम प्रतिशत 0.73, 0.83 और 1। कौन है ये 73? फतेहाबाद, 83 जींद और 1 पलवल। ठीक है, अब तुम आओ, इसकी एक लाइन है देखो, अति सघन लिखा है, अति सघन। ऊपर देखो हेडिंग्स में अति सघन मिला। हाँ, थर्ड लाइन है ये, नाम के बाद सेकंड, अति सघन। ध्यान से देखो, सब 0 0 0 0। पंचकुला पे आ जाओ, पंचकुला 15वें नंबर पर है, 6 लिखा है, इसको सर्कल लगा लो। सिर्फ 2 जगह है अति सघन वन, या तो पंचकुला या यमुनानगर। पंचकुला में कम है। लास्ट में आ जाओ, यमुनानगर 22। टोटल कितने वर्ग किलोमीटर पर अति सघन है? 22 और 6 कितने हुए? 28। 28 वर्ग किलोमीटर पर हरियाणा में बहुत ज़्यादा सघन वन है, सिर्फ 28 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर। 44,212 में से अति सघन कितने पर है? 28, जिसमें से 26 किसका है? 22 किसका है? और 6 किसका है? तो पंचकुला में अति सघन कम है, अति सघन ज्यादा है यमुनानगर में। बस ये 2, बाकी सब में तो 0 ही है। ठीक है, इस हाँ, ज्यादा घने, डेंस फॉरेस्ट। हाँ, इसके बाद आ जाओ नीचे, कुल योग पे ध्यान दो। कुल योग 44,212, ये तो हमारा एरिया लिखा है, अंडरलाइन कर लो। हरियाणा का एरिया 44,212। इसमें अति सघन को अंडरलाइन करो 28। 28 किन 2 जिलों में बटे हुए हैं? 2, मेन यमुनानगर, पंचकुला में कम, उसमें सिर्फ 6, इसमें 22। इसके बाद इसमें एक टिक करना, 1603 लिखा है देखो, कुल वन क्षेत्र 1603। कल मैंने 1603 डिवाइड करके बताया था, कल मैंने 3328 कुछ बताए होंगे ना, 3028 बताए थे ना। ठीक है, अभी कुछ मत लिखो, ये सब आगे पॉइंट्स में लिखा है। अगर तुम्हें ये टेबल समझ में आ गया तो पॉइंट्स तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएंगे। इस टेबल में क्लियर हो गई सारी चीज़ें। 7 हमने सर्कल लगाए हैं, अति सघन में 2 सर्कल लगाए, टोटल एरिया देखा। अब आओ पहले पेज पर, अब रिपोर्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब अब लिखित में है। पहले पहला पॉइंट देखो, 1966 में वन क्षेत्र हमारे पास सिर्फ 3.9 था, यानी टोटल 4% भी नहीं था। देश कितने परसेंट की बात करता है? 33। हमने अपना बनाया 20, लेकिन अब हम कह रहे हैं हम 10 कवर कर लें, बहुत है। हम 3.9 से आगे बढ़ गए, लेकिन अभी भी हम 7 पे नहीं पहुंचे। टारगेट है 10 का, तो अभी भी मेहनत करनी है। ये टिक कर लो। जब हरियाणा अलग हुआ तो हमारे पास टोटल 3.9 कवर्ड एरिया था, जंगल, वन सब कुछ मिला के। वर्तमान में 6.8 कर दिया, बढ़ तो गया, पहले से बढ़ गया 6.8। पहले कितना था जब अलग हुए थे? 3.9। हमने क्या बढ़ाया होगा? हमने कोशिश तो की वृक्ष की, लेकिन वृक्ष काटे ज्यादा है। वनाच्छादन की उबड़ खाबड़ जहाँ जंगल हैं, कैसे बढ़ सकते हैं बेटा जंगल? आदमी तो बढ़ने नहीं देंगे। सरकार नीतियां बना देती है। जैसे सरकार ने अलग होने के बाद 3 तरह के जंगल बना दिए। एक को कह दिया आरक्षित वन, एक को कह दिया संरक्षित वन, और एक को कह दिया अवर्गीकृत वन। इससे बढ़ते हैं जंगल। अवर्गीकृत यानी जो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड, की पता नहीं कहाँ क्या कितने जंगल हैं पता ही नहीं है। ध्यान से सुनना। अब आरक्षित को रिजर्व कहते हैं। कोई भी आदमी सरकार की बिना परमिशन के यहाँ एंट्री भी नहीं कर सकता। हरियाणा मिला, अलग हुआ, एक एरिया को कर दिया कि भाई इस एरिया में कोई भी आदमी बिना सरकारी परमिशन के, लेटर के घुस नहीं सकता। अगर उसने यहाँ एंट्री की विदाउट परमिशन तो उसके ऊपर केस बनेगा। और तुम्हें पता है वाइल्ड लाइफ के केस में निकलना बड़ा आसान नहीं होता है। अभी पीछे ये नहीं फंस गया था एलविश यादव,
याद है तुम्हें? तो कहते हैं ये वाइल्ड लाइफ के केस, हाँ तो ये इसी में तो बने हुए हैं, वाइल्ड लाइफ में ही है ये सारे प्रोटेक्शन एक्ट में। जंगल के पेड़ काटना, जंगली जानवर का शिकार करना, कुछ इस तरह की प्रजातियों को नुकसान पहुंचाना। सलमान खान चिंकारा के केस में ऐसे ही तो फंसा था। जिस जगह आपकी एंट्री बैन है, आप किसी की परमिशन लेके भी वहाँ, किसी नॉर्मल आदमी की परमिशन से वहाँ कोई नहीं जा सकता, सरकार के लिखित दस्तावेज आपके पास हैं तो आप वहाँ अलाउ होंगे। इसका मतलब इनको कभी कोई काट ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ जाएगा कोई कैसे, ये तो आरक्षित हैं। और हरियाणा का लगभग 15% हिस्सा हमारा आरक्षित है, इनमें किसी की कोई एंट्री नहीं है। बहुत कीमती चीज़ें यहाँ मिलती हैं, जैसे कोई वन का उत्पाद, कोई मेडिसिनल प्लांट, मान लो कोई हमारे यहाँ तो खैर नहीं है, लेकिन जैसे साउथ में, कर्नाटक में ना चंदन के पेड़ वगैरह है, यहाँ नहीं है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आरक्षित वन की लकड़ी की कीमत ज़्यादा होती है, सरकार चाहे जैसे इस्तेमाल करे, आप और मैं नहीं इस्तेमाल कर सकते। कितने % वन है ऐसे? 15। संरक्षित में क्या है, सरकार से परमिशन ले लो और यहाँ पर मानव कुछ गतिविधियाँ कर सकते हैं, जैसे कुछ एरिया में अपनी गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ विद परमिशन आप चरा सकते हैं। कुछ अगर फालतू का कोई पेड़ आंधी में गिर गया तो आप विद परमिशन उसकी लकड़ियों को काट के ले जा सकते हैं, लेकिन परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, आसपास जो वही फॉरेस्ट ऑफिसर बैठता ही है, वहाँ आप लिखित में दे दो तो वो भी कहते हैं ठीक है जंगल साफ हो जाएगा, ले जाओ, हमें क्या करना है। ये एक पत्ता भी नहीं ले जाने देंगे। यहाँ से आप कोई टूट गया ना पेड़ तो टूटा रहेगा, तुम्हें नहीं हाथ लगाना, चाहे वो गले सड़े खराब हो, तुम्हें कुछ नहीं करना, क्योंकि किस इलाके का है। संरक्षित में हम पूछ के काम कर सकते हैं और सबसे बड़ा इलाका इसी का है, ये लगभग 74% हिस्सा संरक्षित है। तो सरकार इतनी पागल तो है नहीं कि सारे को खत्म करवाएगी, कुछ कंडीशंस के साथ वो कहते होगा ठीक है यहाँ पे ये काम कर लो, लेकिन ऐसा मत करना। यानी आधी सरकार की और आधी जनता की चल जाती है मिलजुल के। किस इलाके में? संरक्षित। अवर्गीकृत में सरकार ने फ्रीडम दे रखी है, ना कोई गिनती, ना कोई लिखत, ना कोई पढ़त। कोई यहाँ से पेड़ काटो, कोई लकड़ियाँ ले जाओ, कोई आग लगाओ, कोई पूछता नहीं है, जैसे कार्यवाही नहीं करते। तो बहुत सारे गांव में देखा नहीं, बाहर जो एक कीकर के छोटे मोटे पेड़ होते हैं, कितने गांव के लोग लकड़ियाँ ले जाते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन कुछ पेड़ तुमने देखा उन पर गिनती लिखी होती है, अगर वो कोई काट ले तो बेटा केस बनता है और उस केस से जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाता आदमी, जुर्माना देना है, सजा भुगतनी है। वो सब किस में गिने जाते हैं? या तो आरक्षित या संरक्षित। संरक्षित में आप अगर काटोगे ना पेड़ तो परमिशन लेनी पड़ेगी, इसमें भी स्ट्रिक्ट रूल हैं। हाँ उतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने किसके हैं, 10% लगभग 9.75 ये आपका अवर्गीकृत है। यानी 10% जंगल ऐसे हैं जिसमें कोई लकड़ियां काट लो, कोई वहाँ पे गाय भैंस चरा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ना किसी से पूछना, ना कोई परमिशन लेनी। आपके गांव के आसपास का इलाका ऐसा ही है, आपके गांव में वर्गीकृत ये आरक्षित और संरक्षित का इलाका ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन शहरी इलाकों में देखो आपको आरक्षित और संरक्षित दोनों तरह के हैं। पूरे ही हरियाणा में सबसे ज़्यादा संरक्षित हैं, जिनकी कोई लिखत पढ़त नहीं है, कोई कुछ भी करता रहे, वो हैं अवर्गीकृत। और दूसरे कौन से बताए? आरक्षित। 74% संरक्षित हैं, 15-16% के आसपास आरक्षित हैं, और जो अवर्गीकृत हैं लगभग 10% के आसपास। पढ़ो अभी ये देखो, इसमें पॉइंट आगे क्या कहते हैं। तो 1966 में 3.9%, वर्तमान में कितना है? 6.8%। राज्य की वन नीति हमारी अपनी राज्य की के अनुसार 20% होने चाहिए, लेकिन हरियाणा ने कह रखा है ठीक है चाहिए वहीं पड़ा रहेगा, हमें कितने करने हैं? 10%। अपना टारगेट 10 रखो। कितना अचीव कर लिया? 6.8 के आसपास, कहीं कहीं 6.9 भी लिखा है, 7 के करीब पहुंच गए। कितनी दूर रह गए? बस 3। हम 20 को टारगेट मान ही नहीं रहे। ठीक है कह रखा है 20 होना चाहिए, लेकिन हम 10 को टारगेट मान रहे हैं। आगे पढ़ना, हरियाणा के कुल भूभाग के 10% वनों के विस्तार का लक्ष्य है। तो हमने अपना लक्ष्य कितने % पर रखा? 10। देश कहता है 33, हरियाणा ने अपनी 2006 में कहा था 20, लेकिन फिर हरियाणा अपने आप को जानता भी तो है, तो हमने कहा 20 दिखाने के लिए लिखा है। हमें कितना टारगेट है हमारा? 10। तो हमारा काम है 10 के लिए, लिखित में हमारा 20 है, देश ने कह रखा है 33। अगले पर आ जाओ, एक पॉइंट छोड़ दो, उससे अगला, राज्य में कुल वन आच्छादन और वृक्ष आच्छादन, आच्छादन मतलब भरा हुआ, वन से भरा हुआ और वृक्ष से। जैसे तुम्हारे गांव के आसपास का इलाका वनाच्छादन है या वृक्षाच्छादन है? हर गांव के आसपास बाहर की तरफ पेड़ है ना बहुत सारे, वो वृक्षाच्छादन है बेटा। वनाच्छादन है ना, प्रॉपर वन होते हैं, जैसे कलेसर है, ये वृक्षाच्छादन है या वनाच्छादन है? सोनसर का जंगल, पहाड़ियाँ, सब वनाच्छादन है। पढ़ो तो इन दोनों को मिलाकर अंडरलाइन करना। तुम्हारी बुक में अगर 3003 लिखा है तो इसके ऊपर लिख लो 3028, ये प्रेजेंट का आंकड़ा है।
3028 लिख लेना, अगर 3003 है तो, और उससे भी कम है तो छोड़ दो उसको, नया लिख लो 3028। हर टॉपिक के लिए किताब नहीं बदलनी होती, किताब पुरानी ही चलती रहेगी, बस आंकड़े बदलने हैं। 3028 लिख लो सबसे नया, बाकी सब छोड़ दो। आगे पढ़ो, ये राज्य का कितना परसेंट है, टिक करो 6.8%। इसमें वनाच्छादन, अगर तुम्हारी बुक में 1598 लिखा है तो इसको छोड़ दो, वृक्षाच्छादन 1415 लिखा है तो इसको भी छोड़ दो। यहाँ लिख लो, वृक्षाच्छादन के पास लिख लो, ये अब 1425 है, जहाँ 1415 लिखा है वहाँ 1425, 1425। और जहाँ लिखा है ना 15 कुछ लिखा है, 1598 या जो भी, वहाँ लिख लो 1603। वन के पास अपने हाथ से 1603 लिख लो, और वृक्षों के पास 1425। इन दोनों को ऐड करके देखना, दोनों को जोड़ दो, 3028 आएगा। आ गया समझ में? बताओ एक कितना है, 1603 और एक कितना है 1425, दोनों को ऐड किया तो 3028। कितने परसेंट थे जब तुम अलग हुए थे? 3.9। आज हमने कितना कर लिया, 6.8। हमने वृक्ष और वन को इकट्ठा कर दिया तो 3028, और बांट दिया तो 1603 एक और 1425 एक कर देना। अगर तुम 3003 याद रख लोगे और ये 3028 प्लस एक कोई याद कर लो, बाकी माइनस कर देना, तो कॉमन सेंस की बात है। इसमें आ जाओ, हरियाणा वन रिपोर्ट 2021, पहला पॉइंट टिक करो, वनाच्छादन 1603। अब ये नया है, इसी को याद करना, 1603 को, ये वन है। भौगोलिक क्षेत्र, बेटा पुराना है तो अपना चेंज कर लो ना, बार बार ये हर बार नहीं बताना, 1603 कर लेना, 1603। आगे पढ़ो, भौगोलिक क्षेत्र का कितना है ये, 3.6। सिर्फ वन की बात कर रहे हैं, टोटल हमारा 6.8 है, उसमें से वन कितना है, 3.6। अब इसमें नीचे आ जाओ, कितनी तरह के वन है, टिक करो वनों का वर्गीकरण। पहले संरक्षित, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, नहीं ठीक बोला था, ठीक है। आरक्षित 15%, तो इन्होंने लिख ऐसे रखा है, मैंने बताया था पहला आरक्षित फिर संरक्षित, कोई बात नहीं, परसेंटेज मेन है, टिक कर लो। संरक्षित 74%, आरक्षित 15% या 16 भी मान सकते हैं, 15.9 है तो कोई नहीं, 15-16 कुछ भी मान लेना। अवर्गीकृत 9.75। किसकी कोई लिखत पढ़त कुछ जरूरत नहीं है, कहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं चलना, कोई अप्रोच नहीं चलनी, और कहाँ लिखवा के काम चल जाएगा। संरक्षित ज्यादा हिस्सा किसका, संरक्षित का, जहाँ परमिशन से काम कर सकते हैं, जहाँ बिल्कुल काम नहीं होगा आरक्षित, जहाँ पूछने की भी जरूरत नहीं है वो अवर्गीकृत। ये टिक कर लो, लिख लो संरक्षित के पास, विद परमिशन ह्यूमन एक्टिविटीज, विद परमिशन ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी मानव क्रियाकलाप संभव है लेकिन पूछने के बाद, परमिशन के बाद, विद परमिशन ह्यूमन एक्टिविटीज। आरक्षित में लिखो, क्या लिखोगे, हाँ नो एंट्री, बस तुम्हें ही समझना है ना, नो एंट्री लिख लो, कोई मतलब ही नहीं वहां जाने का, नो एंट्री जोन है ये। इसमें किसी की ना लिखत ना पढ़त ना परमिशन, यहाँ डीसी की भी नहीं चलेगी, इस पे केस बनेगा सीधा। कौन से वाले इलाके पे, आरक्षित। कितना परसेंट है ये, 15.9 या 16 कह लो, एक ही बात है। अगले पे आ जाओ, अवर्गीकृत, ये तो खुला है, कोई कुछ भी, यहाँ पेड़ काटो, किसी की बकरियां चरे तो कोई नहीं, ये फ्री जोन तरह का है कि भैया जिसका जो मन करे वो यहाँ खेती वेती कर सकते हैं। अब आ जाओ, राज्य में वृक्ष आच्छादन जो पेड़ हैं 1425, क्या ऊपर तुमने लिखा था ये, हाँ टिक कर लो। वृक्षाच्छादन 1425, कुल का ये 3.2। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंचकुला, टिक कर लो। अब ये तुम्हें एरिया बता रहे हैं, तुम तो प्रतिशत पढ़ के आए थे ना पीछे, ये एरिया बता रहे हैं, टिक कर लो। पंचकुला में 392 वर्ग किलोमीटर। पंचकुला तुम्हें याद है एरिया छोटा सा है ना, सेकंड छोटा, पहला छोटा कौन, फरीदाबाद। उस दूसरे छोटे में लगभग आधा हिस्सा तो इन्होंने जंगल से भर रखा है, कितने परसेंट, 43%, ये टिक कर लो। 392, यमुनानगर का 192, काफी गैप आ गया, 192 और 392 200 का गैप हो गया। ये कितने परसेंट पर था, 10.9 पर, वो कितने पर है, 43% पर। नेक्स्ट टिक करना, गुड़गांव 113 वर्ग किलोमीटर। क्या गुड़गांव का अगर प्रतिशतता देखें तो फरीदाबाद से कम थी या ज्यादा, हाँ अब देखो ध्यान से सुनो, अब चीज फिर से थोड़ी चेंज कर रही है।
अगर कहें एरिया में नंबर 1 तो किसका नाम लोगे? पंचकुला। सेकंड यमुनानगर। एरिया में नंबर 1 गुड़गांव। लेकिन जब प्रतिशतता करेंगे ना तो फर्स्ट सेम रहेगा पंचकुला, सेकंड भी सेम रहेगा यमुनानगर, पर थर्ड की प्रतिशतता आएगी फरीदाबाद की। फरीदाबाद का एरिया भी तो छोटा है, अरावली के जंगल, पहाड़ियाँ। तो अब ये पेपर में गड़बड़ करोगे। अगर पूछें एरिया वाइज बताओ तो थर्ड नंबर पर है गुड़गांव, भाई एरिया किलोमीटर वाला, और कहें प्रतिशतता तो थर्ड नंबर पर है फरीदाबाद, वहाँ गुड़गांव है चौथा। छोटी छोटी बातें परेशान करेंगे एग्जाम में अगर नहीं समझी तो। नेक्स्ट पे आ जाओ, न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला। अब ये एरिया में न्यूनतम गिन रहे हैं तो पलवल महज 13 वर्ग किलोमीटर, कितना छोटा सा एरिया इसका, सबसे कम। और पानीपत 16 वर्ग किलोमीटर, फतेहाबाद 18। तुम्हें ये 16-18 याद नहीं करने, तुम्हें प फ याद रखना है। सबसे कम पलवल, सेकंड पानीपत, तीसरा फतेहाबाद। एक का याद कर लेना 13, फिर 16-18 तो ना भी याद करो चल जाएगा। अब आ जाओ प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज्यादा वन, अंडरलाइन करो पंचकुला, कितने परसेंट? 43। यमुनानगर 10%, फरीदाबाद 10.6, लिख लो यहाँ 10.6। फिर गुड़गांव भी लिख लो 9%। गुड़गांव और फरीदाबाद में नंबर बदल देना, एरिया पूछे और प्रतिशत पूछे तो आंसर बदलेगा। गुड़गांव 9%। नेक्स्ट पे आ जाओ, प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम वन वाले जिले। सबसे कम प्रतिशत कहाँ? फतेहाबाद, कितना? 0.73, जींद 0.83 और पलवल 1%। इन चारों में वहां पे परेशान मत होना। अगर कहें एरिया के टॉप 3 बताओ, पंचकुला, यमुनानगर, गुड़गांव। प्रतिशतता में बताओ, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव, क्योंकि वो 10.6 था और वो 9% था। कम वाले बताओ टोटल एरिया में, पलवल, पानीपत, फतेहाबाद। प्रतिशतता में बोलो, फतेहाबाद, जींद और पलवल 0.73, 0.83 और 1%। वैसे वो 13 था, 16 था और 18 था। चलो अगले पे आ जाओ, सिर्फ पढ़ना है ये। 2019 की तुलना में 21 में वन आवरण, वन बढ़े हैं वृक्ष घटे हैं, टिक कर लो, वन आवरण में 1.04 वर्ग किलोमीटर की, जबकि प्रतिशत में 0.01% की वृद्धि। वनों का एरिया बढ़ा है। दूसरा टिक करना, 19 की तुलना में 21 में वृक्ष आवरण की कमी हुई है, टिक कर लो, वृक्ष कम। इसका मतलब पेड़ हमने काटे ज्यादा हैं, वनों को क्षति कम पहुंचाई, तो वनावरण बढ़ गया, वृक्षावरण पहले से घट गया। ज्यादा फर्क नहीं आया, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया। नेक्स्ट टिक करना, कुल सघन वन बताओ कितने थे? हाँ, डेंस ना, बहुत ज्यादा घने 28। बताओ कहाँ कहाँ थे? 22 यमुनानगर और 6 पंचकुला। यहाँ लिख लो, यमुनानगर 22, 6 पंचकुला, और तो सब में 0 थे। YN 22, पंचकुला 6, टोटल 28 ही तो थे, 28 लिखे हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये सिर्फ पढ़ना है। कुल घने या मध्यम सघन वन, अब सारे याद नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ लो, 445 सिर्फ पढ़ने हैं ये। खुले वन 1130, कुल झाड़ियाँ टिक कर लो, लगभग 150 वर्ग किलोमीटर लगभग। इसमें सबसे ज्यादा झाड़ियाँ पहले थी एक टाइम पर गुड़गांव, लेकिन अब महेंद्रगढ़ प्लस मेवात। नेक्स्ट पॉइंट टिक कर लो, यहाँ लिख लो बल्कि झाड़ियों वाले में MG प्लस मेवात या नूहू, MG प्लस मेवात। ये आंकड़े हर दूसरे साल बदल जाते हैं। पिछले साल जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने गुड़गांव का नाम पढ़ा था सर्वाधिक झाड़ियों में, अब नहीं है। अब किसका नाम है? महेंद्रगढ़ और मेवात का। नेक्स्ट पढ़ना, सर्वाधिक सघन वन वाले, सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट यमुनानगर और पंचकुला। कितने वर्ग किलोमीटर? 22 और 6, लिख लो बेशक इसके ऊपर, 22 वर्ग किलोमीटर और 6 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पढ़ लो, सर्वाधिक मध्यम, सिर्फ पढ़ना है, मध्यम सघन पंचकुला यमुनानगर। खुले वन पंचकुला भिवानी, सिर्फ पढ़ने थे ये। झाड़ियों वाला टिक करना, सर्वाधिक झाड़ियों वाले जिले महेंद्रगढ़ और नूहू। पहले कहाँ थी? पहले गुड़गांव, अब नहीं है गुड़गांव। सर्वाधिक वन क्षेत्र वृद्धि जिसने की है, पहले से ज्यादा बढ़ा लिए, वो है कैथल और सिरसा। लेकिन टॉप में तो इनका नाम ही नहीं आया। टॉप में 4 में किसका नाम आया? पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव। अगर प्रतिशत आया तो फरीदाबाद आगे है, और अगर टोटल एरिया आया तो गुड़गांव आगे है। लेकिन उनमें ना पहले भी थे, पिछली रिपोर्ट में भी थे। जिसने 2 सालों में वृद्धि की है वो है कैथल और सिरसा। बाकियों के मुकाबले इन्होंने वृद्धि ज्यादा की। ऐसे पूछते हैं किन दो ने वृद्धि ज्यादा की, कैथल और सिरसा।
सिरसा का अबूब शहर याद है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और कैथल का ये सोनसर सरस्वती वाला, तो दोनों जंगल भी तो है ना इससे। इसके बाद पढ़ लो, न्यूनतम वन क्षेत्र वृद्धि हुई है गुड़गांव में और भिवानी में। भिवानी और गुड़गांव में सबसे कम जंगल बढ़े हैं। सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ बढ़े, या तो कैथल या तो फिर सिरसा। सिर्फ पढ़ना है ये। हरियाणा का कुल वन कार्बन ये है 10,232 टन। ऐसे कोई रट्टा मारने वाली बात होती है, बस पढ़ लिया 10,232 आ गया तो टिक कर देंगे। वन कार्बन का मतलब बेटा जिसके कारण कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, गर्माहट बढ़ रही है। नेक्स्ट टिक करना, वृक्षारोपण का पहला काम हमने किया था हरियाणा में, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। इसमें पहली बार पेड़ लगाए गए, तो क्या नाम था प्रोजेक्ट का, ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा। वन नीति टिक कर लो, 2006 में घोषित की गई। कितने परसेंट की बात करती है वन नीति, 20%, लेकिन हमें पता है 20% नहीं, हम कितने के बैठे हैं, 10। कितने तक पहुंच गए, 6.8। कितना टोटल एरिया, 3028, जिनमें 1603 हमने एक कर लिया, 1425 हमने एक कर लिया। सबसे ज्यादा जंगल के टॉप 4 जिले हमारे हैं, पंचकुला, यमुनानगर, फरीदाबाद, गुड़गांव। अगर प्रतिशतता पूछें, वैसे पूछें तो गुड़गांव तीसरे नंबर पर। कमी की बात करें तो फ, लेकिन प्रतिशतता की बात करें तो फतेहाबाद, जींद और पलवल। सबसे ज्यादा वृद्धि की है कैथल ने और सिरसा ने, और कमी रही है भिवानी में और गुड़गांव में। चलो तो ये टिक कर लो, राज्य वन नीति 2006। नेक्स्ट टिक करना, हरियाणा की 2 पर्यावरण की अदालतें, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। विशेष अदालत एक बार कैंप कोर्ट करनाल में लगा था, 1998 लिखा है, मुझे 1988 याद है, इसको मैं देख लूंगी एक बार। नेक्स्ट टिक करना, चौधरी देवीलाल इनके नाम पे रुद्राक्ष वाटिका हर्बल नेचर पार्क, बहुत बड़ा एक एरिया डेवलप किया गया, रुद्राक्ष वाटिका। ये चूहरपुर गांव यमुनानगर में 2003 में। तो पूछ लेंगे हरियाणा में चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका कहाँ है, इसको बहुत लोग टिक कर देंगे सिरसा, क्योंकि चौधरी देवीलाल वहीं के थे, लेकिन कहाँ है ये, यमुनानगर में। यमुनानगर में पेड़ों की संख्या कम है या ज्यादा, सेकंड ज्यादा है, कितना परसेंट, 10.9, लेकिन इसके पीछे पीछे 10.6 भी आ गया, कौन, फरीदाबाद। इसके बाद अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो, राज्य में हरियाणा सामुदायिक योजना वनों के लिए शुरू की गई, टिक कर लो, हरियाणा सामुदायिक योजना। ऐसा लग रहा है समुदाय, ये वनों के लिए थी। नेक्स्ट, हरियाणा की वन योजना का नाम हर घर हरियाली योजना है, कि हर घर में हरियाली पहुंचे। नेक्स्ट पॉइंट, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में जांटी या खेजड़ी, कल मैंने बताया था ना, ये हरियाणा का चंदन कहलाता है, बहुत गर्मी को सहन कर सकता है, गर्मी में भी इसके पत्ते टूटते नहीं है, बल्कि इसकी सब्जी बनती है, इसकी छोटी छोटी बीन्स टाइप की फलियां लगती हैं इस पे, टिक कर लो, खेजड़ी नामक वृक्ष हरियाणा का चंदन वृक्ष, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का चंदन। जांटी या खेजड़ी ये उस बेल्ट में है जो राजस्थान से टच है, या तो दक्षिणी या तो पश्चिम। नेक्स्ट टिक करना, सिर्फ पढ़ लो, हरियाणा वन विकास निगम बना था 1989 में, सिर्फ पढ़ना था ये। हरियाणा में वन विभाग में पहली बार एक लेडी आई थी, देश की पहली, अमरिंदर कौर, पुरानी बात हो गई, अब तो 9 साल पुरानी बात हो गई है। बागवानी विभाग द्वारा फलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्लस्टर पद, क्लस्टर समझते हो, एक एरिया, जैसे हरियाणा का एक एरिया है फतेहाबाद सिरसा साइड, यहाँ बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से मौसमी की जो प्रजाति है ना उसके फलों पर। जैसे ये कीनू आता है ना, अब कीनू आएगा, कीनू के बेटा कई कई एकड़ में बाग लगा रहे हैं, तो क्लस्टर योजना है कि वहाँ पे कीनू खट्टे फल बढ़िया उत्पादन देते हैं, वहाँ की मिट्टी बढ़िया है, इसे कहते हैं क्लस्टर, कि किसी एक खास एरिया में कुछ खास ज़्यादा पैदा हो सके। तो ये टिक कर लो, क्लस्टर पद्धति, फलों के उत्पादन में तीव्र वृद्धि के लिए बागवानी है ये क्लस्टर। नेक्स्ट, राज्य में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है, कैथल। इसने पेड़ भी बढ़ाए हैं ना, सबसे ज्यादा पेड़ किसने बढ़ाए, कैथल और सिरसा। सबसे ज्यादा चावल की जो किस्में पैदा करता है ना वो भी कैथल है। सबसे ज्यादा गुरुद्वारे जो पूछे गुरुद्वारों का शहर वो भी कैथल है, और नवग्रह कुंड की काशी यादव वो भी कैथल है। ये टिक कर लो, सबसे ज्यादा ट्यूबवेल कैथल में। लिख लो चावल की किस्में ज्यादा, तो चावल में बार बार चाहिए पानी, तो इसमें ट्यूबवेल सबसे ज्यादा, चावल की किस्में सर्वाधिक। नेक्स्ट, कम नलकूप है यहाँ पर पंचकुला। यहाँ कम नलकूप क्यों लगाने पड़े, यहाँ बेटा इतना ज्यादा जंगल है, पेड़ है, पहाड़ियाँ हैं। कितने % जंगल है, 43। आबादी सबसे कम, तो खेती ज्यादा करनी है कम करनी है, कम करनी है। तो जब खेती कम करनी है तो क्यों तुम ज्यादा ट्यूबवेल लगा के छोड़ोगे, तो कम ट्यूबवेल कहाँ लगाए, पंचकुला, ज्यादा कहाँ लगाए, कैथल में। नेक्स्ट टिक करना, राज्य में वन्य प्राणियों के संरक्षण का अधिनियम बना था 1972।
इसमें संशोधन कर 91 से शिकार पर प्रतिबंध। क्या तुमने 91 में नेशनल पार्क भी बनाया था? यहाँ लिख लो फर्स्ट नेशनल पार्क, तभी बंद कर दिया। फर्स्ट नेशनल पार्क सुल्तानपुर, तभी तुमने कह दिया अब के बाद कोई शिकार भी नहीं कर। वैसे भी यहाँ कौन से जानवर भागे फिर रहे हैं, कुछ है भी नहीं यहाँ, फिर भी हमने एक भाई देखा देखी कि चलो सब कर रहे हैं हम भी। शिकार पर प्रतिबंध कब से लगा रखा है? 1991 से। नेक्स्ट टिक कर लो। सुल्तानपुर पक्षी विहार का पुराना नाम सलीम अली पक्षी विहार। कौन है सलीम अली? ये साइंटिस्ट है, ऑर्निथोलॉजिस्ट है, पक्षी वैज्ञानिक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला। टाइगर गुरु कौन है? फतेह सिंह राठौर। आगे टिक करना। इसकी खोज करने का श्रेय पीटर जैक्सन, माइकल जैक्सन का नाम है पीटर जैक्सन, अंग्रेज था, घूमते घूमते उसने देखा अरे सुल्तानपुर में बढ़िया पक्षी आते हैं, उसने बनवा दिया ये, तो पीटर जैक्सन ने बनवाया ये। अगला पॉइंट लिखा है राज्य का सबसे बड़ा, सबसे काट दो, सबसे बड़ा बिल्कुल नहीं है, राज्य का बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है कलेसर। सबसे बड़ा बेटा अबूब शहर है, लिख लो यहाँ, सबसे बड़ा अबूब शहर सिरसा। सिरसा में पेड़ों में वृद्धि हुई है ना? किन दो में वृद्धि हुई है? कैथल और सिरसा। कहाँ कमी आई है? भिवानी और गुड़गांव, गुड़गांव और भिवानी में। नेक्स्ट टिक करना। भिंडावास अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। किसमें शामिल हो गया अब ये? रामसर साइट में। रामसर ईरान का शहर है, उसकी साइट में। नेक्स्ट पंचकुला मोरनी में चीड़ के पेड़ हैं और करनाल में ढाक या पलाश। कहा है ना ढाक के 3 पात हमेशा एक साथ है ना, ढाक के 3 पात, तो ये एक जैसा रहना। करनाल में है ढाक के पेड़ और चीड़ के कहाँ हैं? पंचकुला के मोरने। चीड़ के पेड़ वैसे भी पहाड़ों में ही मिलते हैं, इस ढाक को ही पलाश कहते हैं। लास्ट पॉइंट टिक कर लो। हरियाणा वन नीति 2006, ये तुम्हारा बालिका वर्ष भी था बेटा, यही वाला लिख लो यहाँ। और इसी साल हम लोगों ने ना अपनी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी, बीपीएस, भक्त फूल सिंह यूनिवर्सिटी, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उत्तर भारत की, लिखते चलो ये बीपीएस, भक्त फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय 2006, 6 लिखा है इसी के ऊपर, लिख लो। बालिका वर्ष भी था ये हमारा हरियाणा का बालिका वर्ष। नेक्स्ट टिक करना। ये क्या कहता है? 20% पर वन होने चाहिए, किंतु राज्य के केवल 3.59% पर ही वन क्षेत्र हैं। और वन में वृक्ष मिला दोगे तो वन में वृक्ष मिला प्लस कितना हो जाएगा? 6.8, लिख लो यहाँ, प्लस वृक्ष 6.8%। और टोटल पूछे तुमसे एरिया तो कितना है? 3028, 1603 एक है, 1425 एक है। अच्छा बुला दो, ठीक है बेटा। चलो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। हाँ बेटा, ये अनक्लासिफाइड, क्लासिफाइड होते हैं वर्गीकरण, अनक्लासिफाइड जिसकी कोई गिनती ना हो, अनक्लासिफाइड। बेटा एक बच्चा आया हुआ है जिसका किसी चीज में सिलेक्शन हो गया, हम भी, अच्छा ये तो नमस्कार नमस्कार नमस्कार। किस चीज़ में हो गया बेटा? बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्कार जी, आइए। क्लर्क में हो गया? अच्छा आइए। कौन सी ब्रांच से बेटा? सोनीपत से ना पढ़ते, मुझे याद आ रहा है, मम्मी है यहाँ, यहाँ बैठता था। देखो बेटा सोनीपत से ही पढ़ाई है अपना स्टूडेंट, और इसका क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हो गया। जोरदार तालियां बजाओ। कहाँ ज्वाइनिंग मिली? सोनीपत में है। कौन सी? अच्छा सोनीपत में ही इसकी ज्वाइनिंग हो गई है ऑडिट ब्रांच में। ये तो डबल अच्छी बात है बेटा, बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक। कितने दिन पढ़े तुम? कितने दिन पढ़े यहाँ पर? 1 साल कंप्लीट किया, फिर अपना पढ़ते रहे। अच्छा अच्छा, फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, अब फिट एंड फाइन हो बिल्कुल, ठीक है। माता जी हैं ये, थैंक यू बेटा। सबसे पहले तुम खाओ। आप मम्मी हैं इनकी? अच्छा आप यंग लग रही हैं आप। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। खिला दे इस तरफ बच्चे जो बैठे हैं सबको। भाई थोड़ा सा पीछे भी दे देना सबको, बांट के खाया करो। अच्छा अब आधा खाली करके आधा लड़कियों की तरफ भी दे दो बेटा डब्बा। इधर भी दे दो थोड़ा सा डब्बा, ये लड़कियां इनको तो मिल गया। चलो अगली बार डब्बा आएगा ना तो बीच वाली लड़कियों को भिजवाएंगे, ठीक है ना। चलो अब इससे भी सुन लो बेटा, जब तू यहाँ पढ़ता था, बीमार हो गया था, उस बीच में कुछ एग्जाम्स दिए थे? दिए थे। कितने एग्जाम्स में फेल हुआ?
अच्छा देखो बेटा, इस लड़की की कहानी जरूर सुनो। इसने 35 से ज्यादा एग्जाम दिए, सरकारी नौकरी के 35 से ज्यादा पेपर दिए। एज कितनी है बेटा? 22 इसकी एज अब हुई है। इसका मतलब ये अपनी 12वीं करते ही इसके दिमाग में एक टारगेट था कि मुझे नौकरी चाहिए। 18 से लेके 22 साल, 4 ही साल तो ना, इन 4 सालों में 17 प्लस हो जाता है हर बच्चा 12वीं करते करते। इसने इन 4 सालों में 35 से ज़्यादा एग्ज़ाम दिए और कई बार फेलियर भी देखा, तबीयत भी खराब हुई। और 22 साल कोई बड़ी उम्र नहीं होती। 22 साल में इसकी आज एक अच्छी जॉब मिल गई इसको, और अभी इसकी उम्र बहुत पड़ी है, आगे तैयारी करके इसके पैर जम गए। अब ये इस लायक हो गया कि इसको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अपने ही पैसों से, अपनी जेब से खर्च करके अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन डिसीजन ले सकता है। फादर क्या करते हैं बेटा? अच्छा, 12th के बाद ही एक्सपायर हो गए थे। किस चीज़ में थे पिताजी? अच्छा, फिर आपका घर का खर्च कैसे चला? तुम ट्यूशन पढ़ाते थे और आप सिलाई करती थी। एक ही बेटा है आपके पास? एक बेटी भी है, वो छोटी है। वो भी स्कूल में पढ़ती है? अच्छा, तो वो तो और छोटी रही होगी। कब की घटना है? 2000? अच्छा देखो बेटा, इनके घर में मुसीबत भी बहुत आई। जैसे दूर से जो चेहरे चमकते नजर आते हैं, इनकी प्रॉब्लम देखो। इसके फादर अर्निंग हैंड थे इकलौते, एक्सपायर हो गए। पिताजी के एक्सपायर होने के बाद ये लड़का ट्यूशन पढ़ाने लग गया, और ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के इसने अपने घर का खर्चा निकाला। माँ ने भी अपनी सिलाई कढ़ाई से, जो हुनर हो ना, बुरे समय में आपकी स्किल काम आती है। जब मुसीबत आती है तो जो आपके अंदर स्किल है आप उससे पैसा कमा सकते हो। इसकी मम्मी ने भी संघर्ष किया, अभी यंग ही हैं, इन्होंने सिलाई से थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया, थोड़ा सा उसने ट्यूशन पढ़ा के। और देखो, ईश्वर कहीं देखता रहता है। उस लड़के की मेहनत, इनकी मेहनत, दोनों पे ईश्वर की नज़र थी, और आज यंग एज में इनके घर में सरकारी नौकरी लग गई। इसके फादर प्राइवेट जॉब में थे। अब ये लड़का जो है, ये लड़का इतना काबिल बन गया कि इसकी मम्मी की बुढ़ापे तक की जिम्मेदारी, अब आपको चिंता मुक्त हो जाना है। अब ये जब तक आप जियोगी तब तक सारी जिम्मेदारी इसकी है ना। अब हाँ, अब आप चिंता मत करो, ज़्यादा सिलाई में आंखें मत खो देना। सिलाई बस इतनी करना जिससे, हाँ, अमूमन क्या होता है, हमारे घर की नॉर्मल औरतें, उन्हें दिखता है कि पैसा कमाना ज़रूरी है तो वो सिलाई करने लगती हैं। बेटा, सिलाई पता है आंखों को खा जाती है। लगभग औरतें अगर बहुत लंबे समय तक सिलाई करती हैं तो उनकी 100% उनको बैक पेन, क्योंकि लगातार बैठे रहना पड़ेगा, और उनकी आंखों की रोशनी लगातार गिरती जाती है। महीन काम है ना सिलाई करना। सिलाई पढ़ने से भी ज़्यादा आंखों को खा जाता है। तो इसलिए एक लिमिट में, जब तक साधन ना हो तो ठीक है, कोई पैसा दे के नहीं जाता, करना पड़ता है। ये पता नहीं समय किससे क्या करवाए, लेकिन फिर भी आज इनका बेटा लग गया। एक ही बेटा इनके पास है, एक बेटी छोटी है, उसको ही बेटा सही रास्ते पे पढ़ाने पे लगाना। अच्छा, उसने पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ना अपने भाई बहनों को भी जब खुद कामयाब हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी है छोटे वालों को भी सही ट्रैक पे ले आए। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब ना आपका सारा, भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई आप बीमार भी होती हैं तो आपकी दवाई का, हर चीज़ का खर्चा सरकार इसको देगी। अब आपको चिंता नहीं करनी, बिल्कुल मुक्त होकर जीवन जियो। आपके हस्बैंड प्राइवेट जॉब में थे तो एक हमेशा डर रहता है प्राइवेट का, ये सरकारी में है, ये उससे भी ज़्यादा मजबूत है। अब तो आपको चिंता नहीं करनी बिल्कुल, ठीक है बेटा। कुछ मैसेज दो इनको। हेलो मैम, पहले तो चेहरे बहुत सारे चेंज हो गए हैं, सारे ही चेंज हो गए एटलीस्ट, मोस्टली सारे चले गए मैम। तो हाँ, शिव भी आया था। तो मैंने 2020 में स्टार्ट की थी क्लासेस लेनी, और फिर मैंने 1 साल रेगुलर ली, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने गैप लिया 8-10 महीने का, फिर दोबारा ज्वाइन किया, फिर 6-7 महीने पढ़ा, फिर तबीयत ख़राब हो गई, फिर मैंने छोड़ दिया परमानेंट। फिर मैं घर पे या लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो हाँ जी, लाइव क्लासेस लेके, हाँ जी, नहीं मैम, पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो लाइव क्लासेस लेके पढ़ता रहा, और इस पूरे प्रोसेस में मैंने कम से कम अभी तक 35-40 टेस्ट दिए होंगे भाई, सेंटर के, स्टेट के। स्टेट में तो खैर होते ही नहीं थे इतने, अभी हुए हैं वो तो स्ट्रगल सबने देखा है, लेकिन सेंटर के बहुत सारे दिए। और उन 35-40 टेस्ट में से मेरे 12-13 फाइनल सिलेक्शंस हैं, मतलब क्लियर हैं फाइनल्स। जिनमें से दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल AWO का, CRPF का हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, DRDO का, और इसका हरियाणा में तो अभी ग्रुप D का था, ये तो क्लियर था। ग्रुप D से छोड़ के फिर मैंने इसमें ज्वाइन किया। और
हाँ जी मैम, मार्च में ज्वाइन कर लिया था। हाँ उसकी फ़र्स्ट पेमेंट आ गया, हम बाकी तो नहीं दे रहे अभी। बिना सैलरी के एम्प्लॉय हैं भाई हम। तो उसके बाद फिर अभी मेरा पटवारी ग्राम सचिव दोनों में हो गया था, लेकिन फिर मैंने क्लर्क ज्वाइन किया, क्योंकि मेन मकसद भाई पैसे कमाना नहीं होता। पैसे तो बाकी जितनी जॉब मैंने छोड़ी सब में ज़्यादा थे ओबियसली, सब में बहुत ज़्यादा सैलरी है मैम। हाँ जी, जितनी अभी तक सब में 40+ थी, 40+, 45+ ऐसे सब में सैलरी थी। लेकिन उनके अंदर जो है ना, हमें भी पता है भाई सब में करप्शन ज़्यादा होता है। और फील्ड की जॉब है, मैं जाऊँगा रात को भी जाना पड़ेगा, दिन को भी जाना पड़ेगा, घर में फिर हूँ मैं अकेली, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया। नहीं तो मेरा पहला फाइनल सिलेक्शन शायद 1 साल में हो गया था। सबसे पहले हरियाणा पुलिस का होता कांस्टेबल, वो मेरा फाइनल सिलेक्शन था। तो उसमें तैयारी करते करते बीच में मेरे को फिर ब्रेन स्ट्रोक स्टार्ट हो गए थे भाई, क्योंकि डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है जब कोई अर्निंग एंड नहीं होता तो। और दिख रहा है भाई, क्योंकि हरियाणा में तो वैकेंसी नहीं आ रही, वो तो अभी आना स्टार्ट हुई है। तुम्हारी अच्छी किस्मत है, जल्दी पढ़ लो जल्दी लग जाओगे। ज़्यादा दिन बैठे बैठे कुछ नहीं मिलना भाई, परेशानी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है सारा, काम का अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है उसमें। तो उसकी फिर दवाइयाँ तो अभी भी चली रही हैं, लेकिन कुल मिला के कंटिन्यू रखना है। इसमें बीच में जब मैं परेशान हुआ, मैंने तबीयत ख़राब होगी तो मैंने सेंटर छोड़ा ना, फिर मेरे को लगा नहीं होगी अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, तो मैंने पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लिया कि कुछ फील्ड होनी चाहिए, अपने हाथ की स्किल होनी चाहिए भाई। मान लो नई जॉब लगी तो कहीं ना कहीं तो आदमी कर ले फ्यूचर में जाके। फिर मैं वहाँ पे गया, 4-5 दिन गया था शायद, मैंने वहाँ के हालात देख लिए भाई। कोई टीचर पढ़ा के राजी नहीं है, ना बच्चे पढ़ के राजी हैं, आओ मौज मस्ती मारो चले जाओ। फिर मैंने वो 5 दिन में छोड़ दिया, फिर वापस लाइब्रेरी गया और फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए। सबसे ज़्यादा जो मॉक टेस्ट है ना, वो आपके मार्क्स बढ़ाते हैं, चाहे आप सेंटर पे दे रहे हो चाहे आप ऑनलाइन दे रहे हो। प्रैक्टिस आप 1.5 साल 2 साल करते जाओ, आपके मार्क्स उतने नहीं बढ़ेंगे, एक जगह आके रुक जाएंगे, फिर 60 पे रुक गए, 65 पे रुक गए आके। उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो आपके 2-2, 3-3 नंबर सीधा बढ़ना स्टार्ट होते हैं। दिन के 5 मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट, क्योंकि प्रैक्टिस में हमने करवा दी थी इतनी, 2-3 बार हमारा सिलेबस हो गया था। दिवाली के टाइम पे भी आते थे हम, जब CET का प्री था। दिवाली ना मैम ने इतनी अच्छी मनाई उस साल, ना हमने मनाई, सब यहाँ पे बैठे रहते थे शाम तक। तो टेस्ट भी बहुत सारे दिए हैं और फिर मॉक टेस्ट स्कोर बढ़ाते हैं। हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी। और फिर एक बार सर ने बोला था भाई, जो बाहर घर पे बैठ के नहीं पढ़ सकते, जो लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ सकते, वो यहाँ पे पढ़ लिया करो छुट्टी होने के बाद। तो फिर शाम को नीचे अंकल बैठते थे वहाँ पे, पुरानी बिल्डिंग की बात है ये। शाम को जब उनका शटर डाउन करने का टाइम होता है, जब वो कहते थे भाई अब तो चला जाए, तो शटर नीचे करना पड़ेगा हमने, तो फिर उस टाइम पे जाता था। तो और कुछ नहीं है, बस इसमें कंटिन्यूस रखो अपना। आप तो वैकेंसी बहुत आ रही है, बहुत सारी आ रही है, और अब मौके बहुत सारे हैं अपने पास। पहले कम थे, हमने स्ट्रगल किया उस चीज़ के लिए, और अब पैटर्न ठीक हो गया है। तो अब कोई ऐसी बात नहीं है, तैयारी अपनी करो और हो जाएगा सबका। चलो बहुत बढ़िया, पर आप भी बहुत लकी हैं, आपका बेटा बड़ा अच्छा है। ऐसे संस्कारी बेटे होना भी बहुत बढ़िया, आपकी परवरिश की पहचान है ये, कि आपने बहुत अच्छी परवरिश दी है। बहुत अच्छा, ऐसा ही बना रहे, है ना। तो देखो बेटा, ये एग्जाम्पल है कि कभी अगर लाइफ में मुसीबत आए, परेशानी आए। अब उसने क्या कहा, देखो फादर एक्सपायर हो गए, लंबे टाइम तक हरियाणा सरकार ने पेपर ही नहीं लिए। कई बार ना ऐसा दौर आता है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब घर में से किसी का चले जाना किसी के हाथ में तो है नहीं, वरना कौन अपने घर वालों को जाने दे। वो इनके हाथ में नहीं था, वो भाग्य में था। नौकरी नहीं निकल रही हैं या पेपर नहीं हो रहे हैं, ये इसमें भी ये कुछ नहीं कर सकता था। मैं बार बार कहती हूँ ना, ये वो स्ट्रगलर लोग हैं जिन्होंने रास्ता बनाया। तुम लोगों को तो बेटा बहुत हद तक रास्ता बनाया मिल गया। तुम लोगों के टाइम में इतनी परेशानियां नहीं होंगी जितनी इनके टाइम में। इन्होंने एक एक नौकरी का ना 5-5 साल वेट किया। पेपर हो रहा है, कैंसिल हो गया, पेपर हो गया, लीक हो गया, बड़ी परेशानियां आई। एक एक पेपर 2-2, 3-3 बार इन लोगों ने दिया। ये जो पटवारी का पेपर है ग्राम सचिव का, ये कब होने थे और कब जाके इनके रिजल्ट आए हैं। हाँ, तीसरी बार एग्जाम दिया था, इसका बार बार गड़बड़ियाँ थी। तो ये ना स्ट्रगल करने वाले लोग थे। इन लोगों ने 4 से 5 साल स्ट्रगल किया, लेकिन उस स्ट्रगल में ना ये लोग और मैच्योर और समझदार बन गए। अब वो कह रहे ना 35 पेपर दिए उसने। 35 पेपर का मतलब कितना समय भी तो दिया। और ऐसा मत मानना कि एकदम से, उसने भी डिप्रेशन का दौर देखा। उसके मन में ये भी आया कि छोड़ दूँ पढ़ाई, पॉलिटेक्निक में चला जाऊँ। लेकिन वहाँ का माहौल देख के अच्छा किया जो वापस आ गया पढ़ाई पर। पढ़ाई है तो 22 साल में आज ये 40-45 हज़ार रुपये की नौकरी पर है। सिर्फ पॉलिटेक्निक करके तो बहुत लोग फिर भी खाली घूम रहे हैं, क्योंकि फिर भी तो नौकरी की इच्छा रहती है ना, नौकरी का पेपर कब होगा। तो अपनी लाइफ में ना सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत मैटर करता है। इस लड़के ने वो सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, और जिसका फायदा इसके परिवार को। अब छोटा सा परिवार है, एक सिस्टर है छोटी, मम्मी है और ये हैं, 3 लोगों का टोटल परिवार है। उम्र भी कम है, अभी तो बहुत कुछ जिंदगी में करना है। तो बेटा खुश रहना सबसे पहली चीज़ है। और जो दवाइयाँ चल रही है ना, इनको धीरे धीरे करके अपना कम हो जाएंगी, क्योंकि अब मन बहलाने के लिए बहुत साधन होते हैं। भाई हम रोज जा रहे हैं, यही कितना
कितनी बड़ी खुशी है। सोच तो कितना ब्लेस्ड है, ईश्वर ने कितनी अच्छी माँ दी, एक अच्छी सिस्टर दी, सुंदर सा परिवार है। अब इस चीज़ को आगे अपना कंटिन्यू कि भगवान को शुक्रिया करते हुए कितनी यंग एज में नौकरी, तुझसे कई बड़े बड़े हैं 28 के 30 के हो गए, नौकरियाँ नहीं हैं, तो तू बहुत लकी है इस मामले में, है ना। तो अपने आप को अच्छा एक बार लो बेटा, किसी को ना जैसे ये पता नहीं होता ना, कुछ लोग अब ये जाग गया 17 प्लस में 18 में कि मुझे नौकरी, कई लोग जागने में ही 28 के हो जाते हैं कि हमें नौकरी की तरफ चलना है। हाँ, बहुत लोग हैं ऐसे, उनकी गलती नहीं है, परिस्थितियां डिसाइड करवाती हैं कि आप क्या करेंगे। कई बार जिन लोगों की उम्र 35, अभी नीचे एक लड़का परसों मंडे को आया हुआ था, उसने मुझे कहा मैडम मेरी एज हो गई 33 ईयर्स। उसने मुझे क्या बताया, उसकी दिक्कत क्या, फादर एक्सपायर हो गए, माँ ब्लाइंड है, उसकी माँ देख नहीं सकती, अब सारी जिम्मेदारी उस एक लड़के की, तबीयत उसकी खराब रहने लगी, तो उसने सिलाई का काम सीखा। जवान लड़का है, अब वो 33 का हो गया सिलाई करते करते, लेकिन उसे फील हो रहा है कि कल को मुझे कुछ हो गया, पीछे कह रहा था मैं ज़्यादा बीमार हो गया, कोई साधन ही नहीं बचा, भाई माँ अंधी है तो माँ क्या कर लेगी। तो उसको ये फील हुआ कि मेरी माँ की सिक्योरिटी क्या, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी माँ तो बिल्कुल ही भीख मांगने की उस पर आ जाएगी। तब उस लड़के के मन में आया कि मुझे ना सरकारी नौकरी की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरे साथ सरकार खड़ी रहेगी, मेरी माँ के साथ भी। अगर मुझे कुछ हो भी गया, मान लो बेड रिडन हो गया, तो भी सारा खर्चा सरकार देगी, प्लस जब तक 60 साल का नहीं होता तब तक अगर बेड पे भी है ना तो सैलरी आती है बेटा, मेडिकल छुट्टियां मिलती रहती हैं। तो सोचो उसको 33 साल में ये फील हुआ कि अगर मुझे कल को कुछ हो गया तो मेरी माँ का क्या होगा। इसलिए वो 33 साल में, ये नहीं पता कब किसके ऊपर क्या मुसीबत आएगी, किसको अपनी ज़िंदगी का डिसीजन चेंज करना पड़ेगा। और वो लड़का बहुत बढ़िया तरह से बातें कर रहा था, ऐसा कोई बेवकूफ़ लड़का नहीं था, सिलाई कढ़ाई का काम था, लेकिन उसकी ज़बान बहुत बढ़िया थी, स्पोकन बहुत अच्छी थी उस लड़के की। तो ये मुसीबत किसी पे कभी भी आ जाती है, पता नहीं कब आपको फील हो कि मुझे करना है। आप ब्लेस्ड हैं अगर आप 18, 19, 20 में एक ऐसे परिवार से हैं जिसमें पापा मम्मी दोनों बैठे हैं और आप सोचते हैं चलो पढ़ लूँ, नहीं तो ज़िंदगी की जब मार पड़ती है ना बेटा, तब बहुत लोग वापस आते हैं, फिर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पढ़ना इतना आसान नहीं है, पढ़ना आसान तब है जब आपके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी कम है। माँ बाप का ना होना तो फिर पढ़ने को बहुत मुश्किल बना देता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। फिर भी कुछ माएँ स्ट्रगल करती हैं, अपने बेटों को बेटियों को पढ़ा देती हैं, लेकिन जिसके दोनों ही चले जाते हैं उसके लिए तो इम्पॉसिबल है, कहाँ से पढ़ेगा। और जब तक उसकी उम्र भाग जाती है, जब तक उसकी समझ डेवलप होती है, तो ब्लेस्ड हो अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप बैठे हैं, चाहे वो रोज़ गालियाँ दे के तुम्हें उठाते हो, फिर भी बेटा माँ बाप बहुत बड़ी छत होते हैं, जब तक वो है ना तब तक हम बिल्कुल फ्री हैं। ये कुछ एक बार बातचीत करेंगे। भाई जैसे मैंने अभी बताया ना कि बहुत सारे सिलेक्शन हुए, फाइनल तक भी हुए, उसमें सैलरी भी ज़्यादा थी सबके अंदर, इससे सबसे ज़्यादा थी सैलरी, इसमें सबसे कम सैलरी भी था ग्रुप डी को छोड़ के। लेकिन जब अब तो सारे लग जाओगे, यहाँ पे आए हो तो ठीक है, वैकेंसी भी बढ़िया है और पढ़ाते भी बढ़िया, टीचर्स आपने देखा है, तो सारे लग जाओगे। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई जॉब आपको बहुत दूर लेके जा रही है ना घर परिवार से, बेशक उसमें सैलरी डबल हो, उसमें परेशानी भी बहुत ज़्यादा डबल है भाई। अभी हमारे साथ ग्रुप डी में काफ़ी बच्चे ऐसे आए हैं जो CHSL की जॉब छोड़ के आए हैं, अभी CGL की जॉब छोड़ के हमारे हरियाणा के अंदर लोग आए हैं, बिल्कुल हाफ बेसिक पे, हाफ सैलरी पे आए हैं। तो तैयारी तो करोगे सेंटर की, ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन लालच में आके दूर की जॉब पकड़ोगे ना तो फिर परेशानी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर किसी घर में और 2-4 भाई बहन है फिर तो भाई आप जा सकते हो, लेकिन अगर कोई अकेला है या फिर छोटी बहन है, छोटे भाई हैं, या मम्मी पापा के साथ रहना है, तो भाई मत चूज़ करना सेंटर की, वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली जॉब होती है। बेशक छोड़ देना, तुमने एक क्लियर कर लिया ना, तुम 2 भी करोगे फिर आगे लाइन लग जाएगी। मैम कहती थी स्टार्टिंग में, जिसका एक सिलेक्शन हो गया ना वो उसके बाद रुकेगा नहीं, वो फिर लाइन लगा देगा सिलेक्शन में। वैसे एक होने की देर है, जिस दिन तुम्हारा एक हो गया ना उसके बाद टाइम लगेगा दूसरा होने में, लेकिन फिर दूसरा होता है हर महीने सिलेक्शन, जैसे जैसे रिजल्ट आए वैसे वैसे तुम्हारा नाम आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बेशक कम सैलरी होगा, मेरी यहाँ पे इतनी सैलरी नहीं, इतनी मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट में कहीं मिलती, लेकिन मेरी इतनी मौज है, मैं 10 बजे जाता हूँ आराम से, मेरे घर से 2 मिनट दूर ऑफिस है, जितना यहाँ से बाहर रोड पे ये सुभाष चौक है इतना, ठीक है। जिस दिन मेरा मन करता है मैं जल्दी उठ के पार्क जाऊँ, जिम जाऊँ, उस दिन मैं जिम जाता हूँ। जिस दिन मेरा मन करता है आज लेट तक सोना है, मैं उस दिन आराम से 9 बजे उठता हूँ, 10 बजे ऑफिस जाता हूँ। अभी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, देख लो ऐसे सेम टू सेम लंच टाइम होता है तो मैं आ गया निकल के, क्योंकि जब पास होता है ना ऑफिस तो आप एक तो हरियाणा में जॉब करोगे सारे अपने जैसे मिलेंगे, समझने वाले लोग हैं, अपने जैसे मतलब समझने वाले मिलेंगे, ठीक है। बाहर आप जाओगे ना तो लोग होते हैं स्टेट वाइज डिफरेंस हो जाते हैं, रीजन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। तो यहाँ पे आप बोल क्या सकते हो कि मैं मेरे को काम और मैं जा रहा हूँ, और आप रीज़नेबल अच्छे काम करोगे ना कोई परेशान भी नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देख के अपनी जॉब सेलेक्ट करना, एक मिल जाएगी उसके बाद बतेरी मिलती रहती हैं, ठीक है। और एक मिलने के बाद फिर रिश्ते भी बहुत आते हैं फिर जैसे तुम जॉब रिजेक्ट कर दो ना वैसे रिश्ते भी करोगे, अभी नहीं। और ये मेरे को 7-8 महीने हुए और 10-15 रिश्ते में मना कर चुका अभी तक। जब मैंने जाना भी स्टार्ट नहीं करा था, ग्रुप डी में क्या था, जिस दिन हमारी ज्वाइनिंग थी उससे 2 महीने बाद हमें बुलाया गया था
2 महीने की सैलरी हमारे घर बैठे ऐसे मतलब इंक्लूड होती रही उसके अंदर। तो मैंने जाना भी स्टार्ट नहीं करा था, उससे पहले 2-4 रिश्ते आ चुके थे। ठीक है, प्रिविलेजेस बहुत सारे हैं आप देखो तो, हाँ प्रिविलेजेस बहुत सारे हैं आप देखो तो, ठीक है, लेकिन स्ट्रगल भी उतना ही है। स्ट्रगलिंग फेज छोटा है, आगे फिर जो आप इन्जॉय करोगे ना भाई वो लाइफ टाइम है। सोचने की दिक्कत नहीं है आपको क्या करना है, कल क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, सैलरी से ज़्यादा आप खर्च कर सकते हो आराम से, क्योंकि आपको पता है अगले महीने की फिक्स 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी। ठीक है, अभी थोड़ा लेट हो रही है लेकिन हर महीने आ जाएगी, आपको पता है। जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था ना तो भी मैं इतना ही अर्न कर पा रहा था जितने अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे ये होता था, मुझे पता है जैसे ईयर स्टार्ट होता है तो बच्चे कम हो जाते हैं, बीच में छुट्टियाँ होती हैं फिर बच्चे भाग जाते हैं। तो यहाँ होता था कि चलो अभी तो मैं 30 कमा रहा हूँ लेकिन अगले महीने वो 5 भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, नहीं पता। तो उसमें भी उतनी टेंशन होती है। आप बेशक कहीं भी प्राइवेट फील्ड में काम कर लो, कहीं भी कर लो, बेशक सैलरी ज़्यादा हो, आपको ही नहीं पता अगले महीने उतनी होगी या नहीं होगी। लेकिन अभी पता है सबको भाई आज इतनी है कल भी इतनी रहेगी, बढ़ेगी बढ़ेगी, कम तो बिल्कुल नहीं होने वाली है ना। अब तुम लोगों तुम्हें इतने मज़े आएंगे, अगले साल पे कमीशन आएगा, मौज मारोगे, बढ़िया सैलरी है, खर्च भी नहीं होगी तुमसे सारी। ठीक है, और तुम्हारे त्यौहार बढ़िया हो जाएंगे भाई। ये मेरी पहली दिवाली है जो मैंने होते हैं ना काउंटर्स होते हैं, दुकान लगी होती है रोड पे, वो उसके इस तरफ खड़े होकर दिवाली मनाई है, वरना हर साल मैं त्यौहार के उस तरफ खड़ा होता था भाई ये ले लो वो ले लो। हर सारे त्यौहार मैंने सामान बेच बेच के निकाले बचपन से अभी तक। लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैंने कुछ खरीदा है त्यौहार पे अपनी सैलरी से, तो वो वाले मज़े अलग हैं। उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर लो बस, और 2-3 साल की बात है और मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है भाई, थैंक यू। अच्छा, तुम काउंटर्स भी लगाते थे बेचने के लिए सामान? अच्छा, हाँ देखो बेटा, इस लड़के ने बहुत स्ट्रगल किया। तुम फेस मतलब इस चीज़ को देखो कि हाँ अब ये कितनी बड़ी बात है कि इस बार ईश्वर की इतनी कृपा रही कि ये काउंटर के उस तरफ खड़े होकर सामान खरीदने वालों में से था, नहीं तो लास्ट दिवाली तक ये सामान बेचने वालों में से था। और बेचने वाले तुमने कभी देखा हो त्यौहार पे बाहर जाके? कई बार मैं सोचती हूँ जैसे हम कहीं बाहर गए मान लो दिवाली पे, तो मुझे फील होता है इन बेचारों की दिवाली मनी ही नहीं, क्योंकि वो 11 बजे तक भी खड़े रहते हैं कि कोई ये पटाखे खरीद ले, क्या पता कब कहाँ स्टोर करेंगे भाई, इतनी कोई जगह तो होती नहीं। ऐसे ही रक्षाबंधन पे देखो जो ये राखियाँ बेचते हैं, ये उस त्यौहार पे शाम तक भी उम्मीद रखते हैं कि काश कोई आके राखी ले जाए। तो वो त्यौहार उनके लिए नहीं होते, वो त्यौहार सिर्फ उन्हीं के लिए मज़ेदार हैं जो खरीदने आते हैं। तो ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि अब ये खरीदने वालों में से हैं, बेचने वालों का वो जो काम था वो इनका छूट गया। बहुत बहुत मुबारक है बेटा, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो इनसे सीखना है बेटा। आज तुम उस तरफ हो, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी अपनी मदर के साथ अपने फादर के साथ यहाँ खड़े होगे। जब तुम वहाँ बैठते थे तब यहाँ बच्चे आते थे, तब ऐसा लगता था कि एक दिन मेरी माँ भी यहाँ आके खड़ी होगी। हाँ, ये फील करना चाहिए कि एक दिन मेरी माँ भी जाके, मेरे फादर भी जाके इस तरफ खड़े हों और हम भी दूसरों के सामने एक रोल मॉडल बन जाएं। आज ये कितने लड़कों के लिए, कितनी लड़कियों के लिए रोल मॉडल है कि कितना स्ट्रगल किया इसने। छोटी सी एज में फादर का चले जाना, फिर सारे काम करना, ट्यूशन पढ़ाना और ये स्टॉल लगाना, वहाँ से आज ये इतना काबिल है कि मर्जी की जॉब इसने चुन ली। और बेटा ये बिल्कुल सच्ची बात है, जिस दिन पेपर क्लियर होना स्टार्ट हो गया ना, पहली शुरुआत, फिर तुम देखना लाइन लग जाती है, फिर तुम्हें नहीं चाहिए लेकिन हर महीने रिजल्ट में तुम्हारा नाम आएगा, हर महीने नाम आएगा। फिर तुम ये सोचोगे यार ये वाली करूँ कि ये वाली करूँ कि ये वाली करूँ। इतनी ज़्यादा नौकरियाँ सामने आती हैं और उस स्टेज तक पहुँचने का ये सफ़र है जो तुम तय कर रहे हो। तो खूब पढ़ो, खुश रहो, और सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल है। अपने आप को अकेले को स्ट्रगल फेस का मत मानो, सब इसी तरह स्ट्रगल करते हैं जैसे तुम कर रहे हो। बस इससे निकलना है, मेहनत करनी है, पॉजिटिव रहना है। और अब सरकार ना पहले से बेहतर है काम करने के पड़ाव में। पहले बहुत बुरा हाल था, उस स्ट्रगल को ये लोग फेस करके यहाँ तक आ गए। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, खुश रहो। ठीक है बेटा। हम इसलिए देते हैं कि इसने अपना समय बदल लिया। ईश्वर ने जो थोड़ी परेशानी का दौर दिया था, इस बच्चे ने मेहनत करके अपना समय अपने हाथ में ले लिया, कंट्रोल कर लिया। चलो बेटा, हाँ बिल्कुल हीरा है आपका बेटा। इस तरफ देखो। अच्छे बेटे भी बनाने के लिए माँ का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप हीरा हैं, इसीलिए आपका बेटा भी हीरा है ना। तो आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपने बहुत अच्छी परवरिश दी इसको। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत मुबारक हो। बेटे की ये खुशी जो है आप ज़िंदगी भर, अंतिम सांस तक आप महसूस करती रहें और ऐसे ही फ़क्र करती रहें अपने बेटे पर। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत मुबारक हो। चलो।